अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। सेठ साहब के कत्ल की दास्तान बड़ी लर्ज़ाखेज थी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था। सफिया ने अपने आशना के साथ मिलकर सेठ साहब का जो कत्ल किया था वो किसी सूरत काबिल माफी नहीं था। बहरहाल मैंने भी उनकी सजा उन्हें अच्छी खासी दे डाली थी। सफिया के आशना का तो मेरे ख्यालों से वो टांगों से महरूम हो चुका था। मुझे पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था क्योंकि मैंने उस वक्त अपना चेहरा ढांप रखा था, लिहाजा मैं मुतमईन था। अगले दिन मैंने अखबार में सेठ साहब के कत्ल की खबर पढ़ी और ये भी साथ पढ़ा कि शक की बिना पर उनकी बीवी और उसके आशना को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल उनका इल्जाम था कि डाकू उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने डकैती की वारदात के दौरान सफिया और उसके खामन को कत्ल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में सफिया का खामन तो मारा गया मगर वो खुशकिस्मती से बच गई। जबकि उसी दौरान सफिया के खामन का वो दोस्त दिलावर उनसे मिलने उस वक्त आया था। इस दौरान वो भी शदीद जख्मी हो गया, लेकिन पुलिस को शुबा था क्योंकि मेरे टेलीफोन से वो दोनों शक में गिरफ्तार हो गए थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश जारी थी। बहरहाल मेरी तरफ से उनकी सजा पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं बिल्कुल मुतमईन था। मैंने जो कुछ किया था वो बिल्कुल ठीक था। सेठ के घर से मुझे बहुत सारे रुपए मिले थे। मेरे पास घर में बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे। अब उनका कुछ करना था। अगर मैं मकान खरीद कर उसमें रिहाइश पजीर हो जाता तो फिर भी शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाती। सोचने की बात थी। बहरहाल मैं बहुत मोहतात अंदाज में कदम उठाना चाहता था। अगले रोज मैं सुबह दुकान पर जाने के लिए बाहर गली में निकला, दरवाजा लॉक किया और जैसे ही मुड़कर देखा तो सामने गली में नजर हशमत साहब पर पड़ी। बुजुर्ग शख्सियत के हामिल हशमत साहब थे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। गली में अक्सर गुजरते हुए आमना सामना होता, मगर उनकी बारोब शख्सियत देखकर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे सलाम दुआ करूं। दूर से ही निहायत सख्त मिजाज तबीयत के इंसान लगते थे। हशमत साहब दरवाजे से बाहर निकले और उनके पीछे एक 17-18 साल की लड़की निकली, जिसे देखकर एक लम्हे के लिए तो मैं गुंग होकर रह गया। शायद हशमत साहब की बेटी थी, जिसे मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो उसे स्कूल या कॉलेज छोड़ने जा रहे थे। एक लम्हे के लिए तो मैं हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की और मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरी। वैसे जैसे मेरे हालात थे, मुझे सिनफे नाजुक यानी लड़कियों से उनकी तरफ देखने का कोई मौका ही नहीं मिला था। लड़की ने एक बार नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर शर्म से पलकें झुका ली। मैं तो उसे एक टिक देखे जा रहा था, इस बात से बेखबर कि हशमत साहब बड़ी गुस्सीली नजरों से मेरी तरफ घूर रहे थे। होश तो मुझे उस वक्त आया जब हशमत साहब की गरजदार आवाज गूंजी, अबे क्या देखता है, जानता है मैं कौन हूँ? गुस्से में भरे हुए मेरी तरफ आए और आते ही मेरा गिरबान पकड़ लिया। वो दरअसल मैं, अरे वो की क्या रट लगा रही है? ये शरीफों का मोहल्ला है। किसी की बहन बेटी को ऐसे घूरते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हशमत साहब तो शायद मुझे कच्चा चबा डालते, मगर उनकी बेटी बीच में कूद पड़ी, छोड़िए अब्बा जान, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। हशमत साहब दोबारा मेरी तरफ देखकर बोले, अगर आइंदा गली में तांग छांग करते नजर आए तो फिर याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने मुझे पीछे धक्का दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इस मेरे मोहल्ले में मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने इस तरह मुझे इस जैसा सलूक करने की कोशिश की हो। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने इस तरह मुझे बुरा भला कहा था। मैं दिल ही दिल में हशमत साहब को ओल फोल बकने लगा और दिल में तहिया कर लिया कि हशमत साहब को नहीं छोड़ूंगा। हशमत साहब ने कुछ सोचे समझे बगैर मुझे इतनी झाड़ बिला दी। मैंने सिर्फ उनकी लड़की को देखा ही तो था, लेकिन हशमत साहब तो आपे से बाहर हो गए और मैं दिन रात इसी बात में कूड़ने लगा कि मुझे उनसे कैसे बदला लेना चाहिए। और बदला लेने का मेरे पास आसान हल था, यानी डकैती। जी हाँ, अब मैं हशमत साहब के घर में डाका डालने चाहता था। मैं मौका की तलाश में रहने लगा। हशमत साहब का घर चोरी के लिए इतना मुश्किल नहीं था। हशमत साहब अच्छी सेहत के मालिक थे, बहुत अमीर नहीं थे मगर ठीक ठाक थे। गर्मियों के दिन थे, अभी सर्दियों का बाकायदा आगाज नहीं हुआ था। जाती गर्मियां थी, इसलिए मौसम खुशगवार था। मैं अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तैयार था। मैंने अपना मखसूस लिबास पहना, चेहरा ढांपा, अपना सामान का थैला उठाया और अपने मिशन पर निकल खड़ा हुआ। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। इस वक्त तो गली के कुत्ते भी भौंक भौंक कर सो चुके थे। निकलने से पहले मैं कमरे को ताला लगाना कभी नहीं भूलता था। मैं दबे कदमों चलता हुआ हशमत साहब के घर के पास पहुंच गया। हशमत साहब के गेट के साथ छोटी सी दीवार थी, जिसके ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। छोटी सी दीवार पार करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं दूसरी तरफ कूद गया।
नीचे गिरते ही मैं दुबक कर बैठ गया और सूरत हाल का जायजा लेने लगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके घर के अंदर दो साए हरकत करते हों। मैं हैरान रह गया। रात के इस पहर ये कौन थे? क्या कहीं मुझसे पहले कोई चोर तो उनके घर नकब लगाने नहीं पहुंच गया? मैंने जो मंजर देखा वो हैरान कर देने के लिए काफी था। एक साया किसी मर्द नौजवान लड़के का था और दूसरा किसी लड़की का। और फिर मैं बल्ब की मध्यम रोशनी में देखकर हैरान रह गया कि वो हशमत साहब की बेटी थी, वही जिसे उस दिन वो कॉलेज छोड़ने जा रहे थे। यहाँ तो कोई और ही चक्कर चल रहा था। मेरा चोरी का मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उनकी बेटी इस वक्त जाग रही थी और अपने महबूब, अपने आशना से बातें कर रही थी कि जब हशमत साहब तो मुझे उस दिन बड़ी शराफत की पट्टी पढ़ा रहे थे। एक दिल तो चाहा कि उठकर उन दोनों को जाकर इतना मानूं और उनका भांडा फोड़ दूं और हशमत साहब से कहूं कि देखिए अपनी बेटी का असली किरदार। लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। वहां काफी देर खड़े वो बातें करते रहे। फिर उस नौजवान ने लड़की का हाथ थामकर उसे अलविदा कहा और दबे कदमों से गेट से बाहर निकल गया। लड़की ने आगे खुद बढ़कर उसके लिए गेट खोला था और फिर गेट बंद करके वो वापसी को चल दी। एक मर्तबा उसने रुककर इधर उधर देखा जैसे उसी किसी के मौजूद होने का शुबा हो। एक लम्हे के लिए मुझे खौफ सा आया, लेकिन फिर मैं संभल गया। शुक्र है कि वो अंदाजा नहीं कर पाई और फिर आहिस्ता से आगे बढ़कर मेन दरवाजे से अंदर चली गई। मैं परेशान हो गया कहीं उसने मेन दरवाजे को कुंडी न लगा दी हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे लिए चोरी करना आसान नहीं होगा। काफी देर जब गुजर गई और मैं समझ गया कि अब अमन और चैन है, तो मैं दबे कदमों उठा और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़कर मैंने दरवाजे को आराम से धक्का दिया तो ये जानकर हैरत और खुशी से मेरी तबीयत खिल गई कि दरवाजा खुला हुआ था। अचानक मुझे हशमत साहब के खांसने की आवाज आई और मुझे अपना सारा प्लान फिर चौपट होता नजर आया। मैं फौरन वापसी के लिए मुड़ा और आराम से दरवाजा बंद करके वापसी के लिए भागा। अब यहाँ खतरा ही खतरा था। एक तो उनकी नौजवान साहबजादी जो कि शराफत की तस्वीर बनी थी, उसने सारा काम खराब कर दिया, और दूसरा ये मुसीबत हशमत साहब भी जाग पड़े थे। मैंने आराम से दीवार कूदी और वापस आ गया। आज मुझे बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, मगर मैंने दिल में कहा हशमत साहब आप फिक्र न करें, मैं आपके घर नकल लगा कर रहूंगा। इसी उधेड़ बुन में कुछ रोज और गुजर गए और फिर मैं दोबारा मौके की तलाश में रहने लगा। फिर उस रात मैंने दोबारा हशमत साहब के घर नकब लगाने का प्रोग्राम बनाया कि इतने दिनों का वक्फा मैंने वैसे कभी नहीं डाला था। मैं तैयार होकर पहुंच गया और इस बार मुझे अंदर कदम रखने में कोई परेशानी न हुई। हर तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। किसी वक्त टिड्डियों के बोलने की आवाज आती। मैं दबे कदमों अंदर की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाजे को आहिस्ता से धकेला और अंदर झांक कर देखा, मगर अंदर के मंजर पर नजर पड़ते ही जैसे मैं सकते में आ गया। मेरे ऐन सामने उस नौजवान की लाश पड़ी थी जो उस दिन हशमत साहब की बेटी से मिलने आया था। लाश के पास हशमत साहब खड़े थे और उनके हाथ में पिस्तौल था। उन्होंने मेरे देखते ही देखते पिस्तौल से अपनी बेटी पर फायर कर दिया, जो हका बका हैरान और डरी सहमी पास खड़ी थी, और मेरे देखते ही देखते उनकी बेटी भी तड़प तड़प कर ढेर हो गई। मैं एक लम्हे के 1000वें हिस्से में सारी सूरत-ए-हाल समझ चुका था। वो लड़का उनकी बेटी से मिलने आया और हशमत साहब फौरन जाग गए और फिर उन्होंने गैरत और जोश में आकर अपनी बेटी और उस नौजवान दोनों को कत्ल कर दिया। मुझे वहां से फौरन वापस भागना था। अगर फैसला करने में मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो फिर शायद मेरी भी वहां लाश पड़ी होती। मैं फौरन वापस मुड़ा और आहट पर हशमत साहब की निगाह मेरी तरफ उठ गई। वो मेरी तरफ दौड़े, मगर इतनी देर में मैं वहां से ऐसे पीछे की तरफ दौड़ा जैसे मौत मेरे पीछे आ रही हो, और वाकई उस वक्त मेरे पीछे तो मौत ही आ रही थी। जिस वक्त मैं दीवार तक पहुंचा, हशमत साहब दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। वो जोर से धाड़ कर बोले, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। मगर मेरे पीछे तो मौत लगी थी, मैं रुकता कैसे। मैं फौरन दीवार पर चढ़ा और उसके पीछे से फायर की आवाज आई। गोली मेरी टांग को छूती हुई गुजर गई, मगर इतनी देर में मैं गली में कूद चुका था। मैं बजाय अपने कमरे की तरफ जाने के, मैं गली के मुखालिफ सिमत की तरफ दौड़ने लगा। मेरे हवास उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। मैं बहुत सहमा हुआ और डरा था, और इसी उधेड़ बुन में मुझे सही तौर पर मालूम भी नहीं हो सका कि मुझे किस तरफ जाना है। मैं दौड़ता ही चला जा रहा था। मैं जानता था कि हशमत साहब गली तक मेरा पीछा जरूर करेंगे। वो मेरे जितना तेज तो नहीं दौड़ते सकते थे। मैं दौड़ता ही रहा और दौड़ता चला गया। गलियों से निकलता हुआ बाहर एक खुले मैदान में आ गया। मैदान के साथ एक छोटा सा बच्चों का पार्क बना हुआ था, जिसके करीब 2 पुलिस वाले गश्त कर रहे थे।
या खुदा मैं क्या करूं, समझ में नहीं आया तो फौरन पार्क की दीवार फलांकर पार्क में दाखिल हो गया। दरख्तों के बीचों बीच एक जगह बहुत से पौधे लगे हुए थे, उन पौधों में चुप कर बैठ गया। हशमत साहब मेरे पीछे आने की गलती नहीं कर सकते थे। हशमत साहब ने मेरी आंखों के सामने 2 लोगों को कत्ल किया था और मुझ पर अभी तक दहशत और खौफ सवार था। मुझे रह रहकर उनकी मासूम बेटी का चेहरा याद आ रहा था। हशमत साहब ने क्या बेवकूफ़ी कर दी। अगर वो नौजवान उससे मिलने आ गया था तो उस नौजवान को सजा देते, और वैसे भी उसे जान से मारने का उन्हें कोई हक नहीं था। गैरत में आकर उन्होंने उसको कत्ल कर डाला। ये बहुत संगीन गलती थी। हशमत साहब को अब फांसी की सजा से बचाना बहुत मुश्किल था, और तो और उन्होंने अपनी मासूम बेटी को भी कत्ल कर दिया। ये वाकई सच था कि उनकी बेटी से बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन उसे बहुत बड़ी सजा मिली। हशमत साहब मेरा पीछा करने नहीं आ सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी गलती वो कभी नहीं कर सकते थे। मुझे यकीन था कि अब तक वो या तो अपने घर से भाग चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 लोगों को कत्ल किया था। इस वक्त पुलिस वाले भी बाहर घूम रहे थे। मैं काफी देर वहीं पौधों में दुबका बैठा रहा। चूंकि मैं चोर भी था और चोर वाले लिबास में था, इसलिए दिन के उजाला निकलने से पहले यहाँ से मुझे वापस अपने कमरे में पहुंचना था। मुझे वहां बैठे काफी देर हो गई। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि हशमत साहब तो अपने घर जा चुके होंगे, लेकिन मैं दिल में परेशान था कि ये क्या किया उन्होंने। अपनी नौजवान बेटी को क्यों मारा? शायद उस बेचारी को अपने किए की बहुत भयानक सजा मिली थी। लेकिन एक और बात का मैं शुक्र अदा करने लगा कि मैं बच गया, वरना उस लड़के की जगह मैं भी मारा जा सकता था, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह थी कि हशमत साहब काफी दिन से उस लड़के की ताक में थे, और फिर मौका मिलते ही उन्होंने उसको ढेर कर दिया। और अगर उसकी जगह गलती से मैं चोरी की नीयत से उनके घर उतरता तो हो सकता है उस लड़के के शुबे में वो मुझे मार डालते। लगता था कि हशमत साहब को काफी दिनों से अपनी बेटी पर शक था, और उस दिन सुबह ही सुबह उन्होंने मुझ पर चढ़ाई कर दी। अगर कसूर उनकी बेटी का था तो सजा भी उसकी बेटी को ही मिल गई। छुपते छुपाते मैं वापस अपने कमरे में पहुंचा। हशमत साहब का घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे मालूम नहीं था कि हशमत साहब उन दोनों के कत्ल के बाद घर से भाग गए थे या घर में थे। खैर, इतने नेक तो वो थे नहीं कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते। मेरे दिल में सोच आई कि बदला लेने का अच्छा मौका है। पुलिस को इत्तला कर दूं कि मैं इस वाक़े का ऐनी गवाह हूं कि हशमत साहब ने अपनी बेटी और एक नौजवान को कत्ल कर दिया है। फिर ख्याल आया कि बराए फड्डे में मुझे नहीं पड़ना चाहिए, सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। यही सोचकर मैं सो गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि जिस तरह का मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था वो बहुत दहशतनाक था। मगर क्या करता, आखिर थक हार कर नींद आ ही गई। सुबह आंख खुली, नाश्ते के बाद दुकान के लिए रवाना होने को निकला तो गली में बहुत से लोग खड़े थे। मेरे पूछने पर पता चला कि हशमत साहब ने रात अपनी बेटी और एक उसके आशना नौजवान को कत्ल कर दिया, और इस वाक़े के बाद उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, और उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था। उन्होंने गैरत और जोश में आकर उस नौजवान का कत्ल किया जो उनकी बेटी से मिलने रात को उनके घर आता था। मुझे हशमत साहब की ढिठाई पर बहुत अजीब लगा। जनाजे में शरीक हुआ। नौजवान की लाश उसके वारिस आकर ले गए। वो रोते पीटते रहे, मगर उनका कातिल तो गिरफ्तार हो चुका था। मजीद वो क्या कर सकते थे। नौजवान लड़की का जनाजा उठा। मुझे उस पर बहुत तरस आया। नौजवान मौत का सुनकर हर आंख अश्कबार थी। हशमत साहब को इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। लड़की की मर्जी मालूम करते और लड़के से कहते कि रिश्ता लेकर सीधी तरह हमारे घर आओ, और इस तरह अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करते। मेरे दिमाग पर उन दोनों के कत्ल का बहुत गहरा असर हुआ। कई दिन तक तो मैं खुद को जहनी तौर पर संभाल ही नहीं सका। हशमत साहब को सजा हो गई। उन्हें फांसी से तो बचत हो गई, मगर उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई। ज़ईफुल उम्री की वजह से उन्हें फांसी नहीं चढ़ाया गया। मेरे कमरे के सामने वाली बिल्डिंग में कुछ फ्लैट थे। उन्हीं में एक नया खानदान किसी दूसरे शहर से आकर बसा। दरमियानी उम्र के मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे थे। उस औरत की उम्र 48 साल के करीब होगी। मियाँ सरकारी महकमे में मुलाजिम था। मैं जिस कमरे में रिहाइश पजीर था उसके सामने एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी जिसमें कुछ फ्लैट्स थे। उन्हीं फ्लैट्स में से किसी एक में उसकी रिहाइश थी। एक रोज मैं सुबह दुकान से जाने के लिए निकला तो औरत घबराई हुई फ्लैट के मेन गेट पर खड़ी थी। भाई जरा मेरी मदद कीजिए। मुझे ये पहली बार किसी औरत ने इस गली में बुलाया था। इससे पहले इस गली की किसी औरत से मैं आज तक हम कलाम नहीं हुआ था। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, बाहर से जरा टैक्सी ले आइए। मेरे शौहर घर में बीमार हैं, बल्कि बेहोश पड़े हैं।
मैं उसकी बात सुनकर बोला, जी मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं बाहर सड़क की तरफ भागा, एक टैक्सी रोकी और उसे लेकर इस मेन गली में आ गया। मेरे दिल में हमदर्दी का जज्बा उमड़ आया। क्या आपके घर में कोई और मर्द मेरा मतलब है? जी नहीं, इसीलिए तो मैं खुद आई हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरे शौहर बेहोश हैं। उन्हें उठाकर मेरे साथ इस टैक्सी में सवार कराइए। उसका फ्लैट 2nd फ्लोर पर था। मैं उसके साथ चल पड़ा। उसका खामंद कमरे में बिस्तर पर बेहोश हालत में पड़ा था। मैंने उसके मियाँ को उठाया। ज्यादा वजन नहीं था, स्मार्ट किस्म का आदमी था, इस वजह से मैं फौरन उसे आसानी से उठाकर नीचे ले आया। टैक्सी में सवार कराया। औरत बहुत परेशान थी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मेरे दिल ने कहा कि मुझे इस औरत के साथ अस्पताल जाना चाहिए। अकेली औरत है और अस्पताल में न जाने किस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। अस्पताल पहुंचकर उसके मियाँ को चेकअप करवाया और फिर दाखिल करा दिया। उसके मियाँ को दिल की बीमारी थी। ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो हो गया था, जिसकी वजह से उसकी हालत गैर हो गई और वो बेहोश हो गया। शाम तक बेचारी औरत घबराई रही। मैं भी वहीं मौजूद रहा। वो बहुत परेशान थी, लेकिन शाम तक उसके मियाँ को होश आ गया। वो मेरा बार बार शुक्रिया अदा करने लगी और एहसान मंदाना निगाहों से मुझे देखती। अगर आज आप ना होते तो शायद। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया जो आपके मियाँ को होश आ गया। ये तो मेरा फर्ज था। इंसानियत के नाते किसी की मदद करना नेकी का काम है। आज का दिन आपका मेरी वजह से खराब हो गया। वो मुस्कुराकर कहने लगी, आप सुबह से जो मेरे साथ हैं। जी कोई बात नहीं, बस आज दुकान से छुट्टी कर ली। ऐसी कोई बात नहीं, आपके मियाँ ठीक हो जाएं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इतने में डॉक्टर साहब अंदर दाखिल हुए। वो कहने लगे, मरीज को थोड़ी देर आराम करने दीजिए। अगर इनकी तबीयत जल्दी बहाल हो गई तो मैं इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दूंगा। वो मेरे साथ कमरे से बाहर आ गई। हम दोनों गैलरी में घूमने लगे। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? उसने कहा। मेरा नाम अजीम है। अजीम साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया। अरे आप शर्मिंदा नहीं कीजिए, मेरा नाम साइका है। उसने कहा तो मैं बोला, मैं साइका, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये मेरा फर्ज था। इंसानियत के नाते ये हम सब का फर्ज है कि एक दूसरे की मदद करें। मेरे मियाँ का नाम जुल्फिकार है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। तो इस वक्त आपके बच्चों के पास कौन है? वो कहने लगी, मैं अपनी हमसाई को उनके पास छोड़ आई हूँ। वैसे तो आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या आपके खाने के लिए कुछ? अरे नहीं, मैं खुद ले आता हूँ। मैं फौरन कैंटीन की तरफ चल पड़ा। वो मुझे रोकती रह गई। मैं फौरन कैंटीन गया और वहां से कुछ बर्गर और ड्रिंक्स ले आया। वापसी पर वो कहने लगी, आप तकल्लुफ पर तकल्लुफ किए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप भी मेरे साथ सुबह से भूखी हैं। हो सकता है आज रात या सुबह तक हमें अस्पताल से फारिग कर दिया जाए। अजीम साहब, आप मेरी वजह से बहुत थक गए होंगे। आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए। अरे नहीं साइका, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपके लिए यहाँ मजीद रात तक रुक सकता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, बस आप चले जाएं। मैं उसके इनकार के बावजूद रात तक वहीं रुका रहा। उसके मियाँ की तबीयत बहुत बेहतर हो चुकी थी और वो बार बार इसरार कर रहे थे कि मैंने घर जाना है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर अस्पताल से फारिग कर दिया। साइका की फैमिली से मेरी राह रस्म पड़ने लगी। उसका शौहर जुल्फिकार मेरा बहुत एहसानमंद था और साइका तो मुझसे इतनी मुतासिर थी कि मैं बता नहीं सकता। बल्कि मुझे तो यूं महसूस होने लगा कि शायद उसके दिल में मेरे लिए बहुत जगह बन चुकी थी। उसका मियाँ अक्सर मुझे अपने घर बुलाता, कई बार तो मैं खाना भी उनके घर खाता। इस दौरान साइका बार बार मेरी तरफ देखती रहती। मुझे दिल ही दिल में बड़ा अजीब सा लगता। मुझे लग रहा था कि शायद वो मुझसे ज्यादा ही मुतासिर हो चुकी थी। मुझसे उम्र में 10 साल से ज्यादा बड़ी थी। और इस बात का पता तो मुझे उस दिन चला जिस दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मैं दुकान पर नहीं गया। और उसी दिन साइका मेरे दरवाजे पर मौजूद थी। उसके हाथ में कुछ खाने की ट्रे थी। मैं उस तरफ देखकर बड़ा हैरान हुआ। मिस साइका, आप? जी अजीम साहब, मुझे पता था कि आज आप घर पर हैं। मुझे हैरत हुई, आपको कैसे मालूम? बस देख लीजिए, दिल को दिल से राह होती है। मैं उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा। मैंने उसकी मदद जरूर की थी, लेकिन मैं उससे मुतासिर नहीं था। वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन वो जिस तरह के जज्बात और एहसासात मेरे लिए दिल में रखने लगी थी, मुझे उससे खौफ आने लगा था। अरे अंदर नहीं बुलाएंगे? वो बेतकल्लुफी से कहने लगी। मैं फौरन झिझक कर दरवाजे से पीछे हट गया। आइए आइए। वो अंदर आ गई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ये पहला मौका था कि जब मेरे घर में इस गली की कोई औरत आई थी। ये अलग बात है कि मेरी उनसे काफी अच्छी सलाम दुआ और घर में आना जाना था, मगर इस तरह कभी भी वो अकेली मेरे घर में नहीं आई थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो मेरे कमरे को अंदर आकर देखने लगी और बोली, क्या बैठने को नहीं कहेंगे? अरे बैठिए बैठिए।
उसने खाने की ट्रे मेज पर रखते हुए कहा, मैंने चावल बनाए थे, मैंने सोचा आपको दे आऊं। मुझे पता था आप घर पर हैं। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। बस आज कुछ जी नहीं चाह रहा था। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। वो मेरे सामने बेतकल्लुफ़ी से बैठ गई और मैं भी चारपाई पर बैठ गया। अजीम साहब, आप मुझसे तकल्लुफ़ क्यों बरतते हैं? वो मेरी तरफ देखकर बोली। मैं अजीब सी नज़रों से उसे देखकर शर्मिंदा सा हुआ। देखें, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका बेहद एहतराम करता हूँ। क्या सिर्फ एहतराम? वो मेरी तरफ देखकर बोली। जी हाँ, तो और क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अजीम साहब, मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी इतनी बेबाकी पर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मिस साइका, आप क्या बात कर रही हैं? जी हाँ अजीम साहब, आप मेरी नज़रों का मतलब समझने की कोशिश ही नहीं करते। नहीं मिस साइका, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप शादीशुदा और दो बच्चों की माँ हैं। तो क्या हुआ? क्या बच्चों की माँ होना मोहब्बत करना जुर्म है, या बच्चों की माँ होना जुर्म है? नहीं मिस साइका, ऐसी बात नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। आपके मियाँ जुल्फ़कार साहब से मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ और बड़े अच्छे मरासम हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। जी हाँ, वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन आपको याद होगा कि आप जुल्फ़कार साहब के सिलसिले में ही मुझसे मिली थी। जी हाँ अजीम साहब, बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन मुझे तो यकीन था कि आप मेरी नज़रों का मतलब समझ चुके होंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज तक आप मेरे दिल में क्या है ये जान नहीं सके। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। मिस साइका, बस कीजिए। मैं एकदम चरपाई से उठ खड़ा हुआ। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। ये आप गलत कर रही हैं। आपके मियाँ जुल्फ़कार साहब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और वैसे भी आपको इस तरह मेरे घर में आना नहीं चाहिए था। अगर वो आ जाएं तो फिर? साइका भी एकदम उठ खड़ी हुई और कहने लगी, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो दफ्तर जा चुके हैं। और अजीम साहब, आपको मेरी मोहब्बत को कबूल करना पड़ेगा, और अगर मैं ना कबूल करूं तो अजीम साहब, आप एक दिन बहुत पछताएंगे। साइका की नज़रों में अजीब सी बात थी जिसे मैं फौरी तौर पर समझ नहीं सका। वो धमकी थी या क्या? फिर वो वहां से चली गई, लेकिन उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था। उसके बाद मैं उनके घर आने जाने से थोड़ा खिंचा खिंचा रहने लगा। जिस तरह का रवैया वो अपना रही थी वो मेरे लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। उसका मियाँ जुल्फ़कार बहुत अच्छा था, वो मेरी बहुत इज्जत करता था। मैंने जिस तरह उनकी मदद की थी, उसके बाद उसने भी इज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि हर रोज़ तकरीबन वो मुझे घर बुलाने आ जाता और फिर मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता। मैं जितनी देर वहाँ बैठा रहता, मेरी कोशिश होती कि मेरा साइका से आमना सामना ना हो, लेकिन वो सामने तो आती, लेकिन मैं उससे नजरें नहीं मिला पाता। न जाने मुझे क्यों वहां बैठे हुए घबराहट सी होती, लेकिन जुल्फ़कार साहब का इतना खलूस देकर मजबूरन मुझे जाना पड़ता। वो मेरी हकीकत नहीं जानती थी। उन दोनों की नजरों में मैं एक दुकान पर सेल्समैन था, मगर वो नहीं जानते थे कि मैं एक आला दर्जे का चोर भी था। उसके मियाँ जुल्फ़िकार ने यह महसूस किया कि मैं साइका से खिंचा खिंचा रहने लगा हूँ, मगर इस बात की उसे भी समझ ना आई। और फिर एक दिन आखिर मेरी बदकिस्मती आ ही गई। मैं जितनी बार भी जाता, साइका मुझे देखकर खिल उठती और खुश हो जाती और बात पे बात मुझसे मुखातिब होने की कोशिश करती। इस दौरान जुल्फ़कार साहब भी कहते, क्यों भाई अजीम, क्या भाभी से नाराज हो? और मैं बस सर झुका कर रह जाता। उस रोज मैं जो ही दुकान से वापस आया, अभी कमरे में दाखिल हुआ कि उनकी मुलाजमा मुझे बुलाने आई और कहने लगी, आपको जुल्फ़कार साहब बुला रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि जुल्फ़कार साहब की ऑफिस की टाइमिंग तो मुझसे काफ़ी देर बाद थी। इस वक्त अमूमन जुल्फ़कार साहब घर में नहीं होते थे, मगर मैंने सोचा कि हो सकता है वो घर आ गए हों। मैंने सोचा कि उनसे पहले मिल लेना चाहिए, कोई ज़रूरी बात होगी, तभी उन्होंने ख़ास तौर पर मुलाजमा को मुझे बुलाने भेजा है। मैं फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरा और उनके फ्लैट की तरफ चल पड़ा। उनके फ्लैट में जब पहुंचा तो वहां ये देखकर हैरान रह गया कि जुल्फ़कार साहब मौजूद नहीं थे। साइका मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, आइए अजीम साहब बैठिए। साइका, जुल्फ़कार साहब कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं इधर उधर देखते हुए बोला, अरे बैठिए ना, हम भी तो यहीं मौजूद हैं। साइका बड़ी लगावट भरे लहजे में बोली। मैं कुछ ना समझते हुए सोफे पर बैठ गया। देखिए मिस साइका, ये तरीका दुरुस्त नहीं। मुझे बताइए जुल्फ़कार साहब कहाँ हैं? अरे जुल्फ़कार साहब तो यहाँ नहीं है, मैंने ही दरअसल आपको बुलाया है। आपके बच्चे कहाँ हैं? मैंने बात बनाते हुए कहा। आप छोड़िए बच्चों को, वो अपने कमरे में हैं, आप मुझसे बात कीजिए। वो ये कहते हुए मेरे करीब आकर बैठ गई और बेतकल्लुफी से अपना हाथ मेरे हाथों पर रख दिया। मुझे उसका ये तरीका बहुत बुरा लगा।
मैंने फौरन झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरे इस अमल से उसका चेहरा हतक से सुर्ख हो गया और वो बोली, अजीम साहब, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं, इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। मैं गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, देखिए मिस साइका, आप गलत कर रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी और आपकी वजह से जुल्फ़िकार साहब किसी शक शुबे में पड़ जाएं। आप जानती हैं मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आपकी बेपनाह इज्जत करता हूँ और आपके मियाँ की भी। मैं नहीं जानता आपके दिल में मेरे लिए क्या है, मगर आप जो कुछ कर रही हैं वो गलत है। अचानक साइका ने मुझे देखते हुए पीछे मेरी तरफ देखा। मेरे पीछे दरवाजा था। अचानक साइका को न जाने क्या हुआ कि वो एकदम से मुझसे लिपट गई और कहने लगी, अजीम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो अजीम, मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं उसके इस अंदाज पर अचानक बहुत हैरान हुआ। वो खुद ही मुझसे लिपटी थी और जोर जोर से चीख रही थी, अजीम मुझे छोड़ दो, अजीम खुदा के लिए मेरी इज्जत मत लूटो। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो क्या कर रही थी। मैंने जोरदार तरीके से उसे झटका देकर अपने आप से छुड़ाना चाहा, मगर वो तो बुरी तरह मुझ पर चिमट रही थी। और फिर अचानक पीछे से जुल्फ़िकार साहब नमूदार हुए और उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गिरेबान से पकड़ लिया। जोरदार धक्के से उन्होंने साइका को छुड़वाया और फिर मेरा गिरेबान पकड़कर गुस्से से बोले, कमीने जलील इंसान, मैंने तुझे अपना भाई समझा था और तू मेरी ही इज्जत पर डाका डालने पहुंच गया। ये कहते हुए जुल्फ़िकार ने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं सोफे पर गिर पड़ा। मैं हक्का बक्का कभी साइका की तरफ और कभी जुल्फ़िकार की तरफ देखता। जुल्फ़िकार साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मेरे मुंह से आवाज निकलते ही जुल्फ़िकार धाड़ कर बोला, चुप हो जा कमीने इंसान, मैं जानता हूँ तू ही मेरे घर पर डाका डाल रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या आंखों देखा भी गलत हो सकता है? ये कहते हुए जुल्फ़िकार मुझ पर फिर झपटा और मुझ पर तमाचों और मुक्कों की बारिश कर दी। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं इस सारी सूरत-ए-हाल को समझ चुका था। साइका ने बिला वजह मुझे गुनहगार साबित करने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया था और फिर जुल्फ़िकार मुझे धकेलता हुआ बाहर दरवाजे तक ले आया। कमीने इंसान, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और फिर मुझे धकेलता हुआ सीढ़ियों तक ले आया। इससे पहले कि वो मुझे सीढ़ियों से धक्का देता और मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, क्योंकि उनकी सीढ़ियां काफी ऊंची थी, अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने उस पर अमल करने का प्लान बना लिया। अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने का वक्त नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाने का था और इन दोनों को सजा देने का वक्त था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।